नमस्कार, मैं हूं शम्स तहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। पूरे देश में जारी गुस्सा, धरना प्रदर्शन और आंदोलन के बीच एक रिपोर्ट ऐसी है जो आसानी से ये बता सकती है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज की जूनियर डॉक्टर की मौत की वजह नशे में डूबा एक अकेला वहशी है या फिर मौत की साजिश कहीं ज्यादा गहरी है। अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट ये बता दे कि मामला रेप का है तो समझ लीजिए केस बिल्कुल साफ और संजय रॉय इस केस का इकलौता गुनहगार। लेकिन अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह आ जाए कि मामला गैंग रेप का है तो पूरी कहानी और थ्योरी ही बदल जाएगी। कॉल डिटेल रिकॉर्ड के मुताबिक ठीक यही वो वक्त था जब आरजी कर अस्पताल से अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के मोबाइल पर पहला फोन आया। फोन करने वाला अस्पताल का ही एक स्टाफ था। उसने डॉक्टर घोष को पहली बार ये जानकारी दी कि चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में तैनात ट्रेनी जूनियर डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में पड़ी है। पूरी जानकारी देने के बाद फोन कट जाता है। अगले कुछ मिनटों में फोन करने वाला अब डॉक्टर घोष को व्हाट्सएप पर जूनियर डॉक्टर की लाश की तस्वीरें भेजता है। लाश तब तक सेमिनार हॉल में ही पड़ी थी। डॉक्टर संदीप घोष आरजी कर अस्पताल से लगभग आधा घंटा की दूरी पर फूल बागान इलाके में रहते हैं। खबर मिलने के बाद ही वो अस्पताल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर सेमिनार हॉल में पड़ी लाश की खबर अब तक पूरे अस्पताल में फैल चुकी थी। तमाम डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और यहाँ तक कि अस्पताल के बाकी कर्मचारी भी सेमिनार हॉल पहुंच चुके थे। लेकिन डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ होने और क्राइम सीन की अहमियत जानने के बावजूद हर कोई जाने अनजाने क्राइम सीन के सबूतों को अपने जूतों, चप्पलों और हाथों के निशानों से मिटाता रहा। लाश के इर्द गिर्द शायद ही ऐसी कोई चीज हो जिस पर भीड़ ने अनजाने में अपनी निशानियां न छोड़ी। ये वो पल था जब मौका वारदात से सबूतों के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ हुआ। उधर डॉक्टर संदीप घोष फोन पर जानकारी मिलने के बाद लगभग सुबह 8 बजे ही अस्पताल पहुंच चुके थे। वो भी सीधे सेमिनार हॉल में जाते हैं। जूनियर डॉक्टर की लाश अब भी वहां वैसे ही पड़ी थी। चूंकि अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने पहले ही नब्ज और धड़कनों से ये पता लगा लिया था कि जूनियर डॉक्टर अब जिंदा नहीं, इसीलिए लाश अपनी जगह पर पड़ी रही। अस्पताल के अपने तमाम खास लोगों से बात करने के बाद डॉक्टर घोष ने पहली बार सुबह 9 बजे खुद ही पुलिस को जूनियर डॉक्टर की लाश की जानकारी दी। चश्मदीदों के मुताबिक सेमिनार हॉल में पहली बार सुबह 6 बजे लाश देखी गई थी। अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर घोष को सुबह 7 बजे लाश की जानकारी मिली, जबकि उन्होंने सुबह 9 बजे पुलिस को फोन किया। यानी लाश देखे जाने के पूरे 3 घंटे बाद पहली बार पुलिस को लाश की जानकारी दी जाती है। यही वो वक्त था जब पहली बार आरजी कर अस्पताल से जूनियर डॉक्टर की मां को पहली बार फोन किया गया, यानी लाश मिलने के 4 घंटे और 53 मिनट बाद। फोन करने वाले ने बताया कि वो आरजी कर अस्पताल से बोल रहा है। इसके बाद उसने कहा कि आपकी बेटी बीमार पड़ गई है। फिर फोन कट गया। घबराई मां ने फौरन उसी नंबर पर वापस कॉल किया और पूछा कि उसकी बेटी को क्या हुआ है। सामने से इस बार जवाब मिला, आप फौरन अस्पताल आ जाइए। फोन फिर से कट जाता है। मां ने फिर उसी नंबर पर फोन मिलाया। इस बार फोन उठाने वाले ने कहा कि वो असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट बोल रहा है, आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। इतना कहते ही फोन फिर से कट जाता है। बेटी की खुदकुशी की खबर सुनते ही बदहवास माँ बाप फौरन आरजी कर अस्पताल की तरफ भागते। उनके घर से अस्पताल की दूरी करीब घंटे भर की थी। माँ बाप दोपहर 12 बजे के आसपास अस्पताल पहुंच चुके थे, लेकिन अस्पताल का कोई भी स्टाफ उन्हें उनकी बेटी से नहीं मिलवा रहा था। इस दौरान माँ बाप लगातार गिड़गिड़ाते रहे कि एक बार उन्हें उनकी बेटी का चेहरा तो दिखा दो, पर किसी ने नहीं दिखाया। अस्पताल पहुंचने के करीब 3 घंटे बाद दोपहर 3 बजे पहली बार माँ बाप को उनकी बेटी की लाश दिखाई गई। जूनियर डॉक्टर की मां ने कहा कि उनकी बेटी की पैंट खुली हुई थी। पूरे जिस्म पर कपड़े का सिर्फ एक टुकड़ा था। हाथ टूटे हुए थे। आंख और मुंह से खून बह रहा था।
लाश देखते ही मौके पर ही मां ने डॉक्टरों से कहा कि ये सुसाइड नहीं, मर्डर है, मेरी बेटी का कत्ल किया गया है। लाश की हालत ही कुछ ऐसी थी कि उसे देखकर कोई भी आसानी से बता सकता था कि ये मर्डर है। तो फिर अस्पताल ने जूनियर डॉक्टर की मां से सुबह 2-2 बार झूठ क्यों बोला? पहला झूठ ये कि वो बीमार है और दूसरा कि उसने खुदकुशी की है। तो जिस असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ने जूनियर डॉक्टर की मां से ये बात कही थी, उससे शुरुआत में जब कोलकाता पुलिस ने पूछताछ की तो उसने अपनी सफाई में ये कहा कि चूंकि जूनियर डॉक्टर की मौत हो चुकी थी, इसीलिए घर वालों को वो सीधे सच्चाई नहीं बताना चाहते थे, इसलिए उन्हें अस्पताल आने को कहा। पर यहाँ सवाल ये है कि अगर डॉक्टर की मौत को ही छुपाना था तो पहले कॉल में बीमार होने की बात कहने के बाद दूसरी बार खुदकुशी की बात क्यों कही? असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट के पास इसका कोई जवाब नहीं था। बाद में जूनियर डॉक्टर के पिता को वो सेमिनार हॉल भी दिखाया गया जहां से उनकी बेटी की लाश मिली थी। पिता ने इल्जाम लगाया कि उन्हें शक है कि उनकी बेटी का कत्ल सेमिनार हॉल में नहीं हुआ है, बल्कि उसे मारने के बाद लाश यहां लाकर रख दी गई। सीबीआई की जांच पर कोई भरोसा है? अब तो 4-5वां दिन हो गया। भरोसा ही करना पड़ेगा। सीबीआई अभी तो जो निकल रहा है आसपास से आगे बढ़ में निकला, जी सीबीआई को ये शक हुआ है कि मर्डर वहां पर नहीं हुआ, दूसरी जगह पर मर्डर होके बॉडी वहां पर डाल दिया। अगर ये है तो ये बहुत गंभीर बात है। तो हमें चाहिए जितना जल्दी हो सीबीआई ठीक ढंग से जांच करे और ठीक नतीजे में पहुंचे। 9 अगस्त शुक्रवार शाम और रात तक जूनियर डॉक्टर की मौत की पूरी कहानी आरजीकर अस्पताल की चार दीवारी के अंदर ही थी। बाहर मीडिया के जरिए जो खबर आई तब तक वो भी आधी अधूरी थी। कोलकाता पुलिस ने भी शुरुआती लम्हों में केस और केस की जांच को जिस तरीके से लेना चाहिए वैसे लिया नहीं। लिहाजा शनिवार आते आते डॉक्टर की मौत और रेप की बातें धीरे धीरे अस्पताल की चार दीवारी से निकलकर पहले कोलकाता और फिर पूरे देश में पहुंच गई। एक साथ दर्जनों थ्योरी हवा में तैरने लगी। धरना प्रदर्शन और आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले उसी आरजीकर अस्पताल से शुरू हुई जहां जूनियर डॉक्टर की लाश मिली थी, लेकिन फिर देखते ही देखते पूरे देश के डॉक्टर इस आंदोलन में शामिल हो गए। अब उंगली अस्पताल प्रशासन से हटकर पहले ममता सरकार, फिर कोलकाता पुलिस, इसके बाद कोलकाता के पुलिस कमिश्नर की तरफ घूमने लगी। फिर बीच में कोलकाता हाई कोर्ट आया और आनन फानन में मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई की टीम भी फौरन दिल्ली से कोलकाता कूच कर गई और जांच शुरू हो गई। अब सवाल यह है कि सीबीआई क्या जांच कर रही है, और सवाल यह भी है कि सीबीआई से पहले कोलकाता पुलिस ने क्या जांच की थी। तो शुरुआत कोलकाता पुलिस की जांच से, क्योंकि जांच की शुरुआत कोलकाता पुलिस ने ही की थी। कोलकाता पुलिस के मुताबिक जब वो 9 अगस्त की सुबह 9:15 बजे के आसपास सेमिनार हॉल पहुंची, तब वहां उसे जूनियर डॉक्टर की लाश के पास उसका मोबाइल फोन, लैपटॉप और एक ब्लूटूथ नेकबैंड मिला था। पर जूनियर डॉक्टर के मोबाइल से कनेक्ट करने पर पता चला कि ये ब्लूटूथ उसका नहीं बल्कि किसी और मोबाइल से कनेक्टेड है। इसके बाद सबसे पहले पुलिस ने अस्पताल की तीसरी मंजिल पर मौजूद सेमिनार हॉल के एंट्री और एग्जिट दरवाजे की तरफ जाने वाले तमाम सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। सेमिनार हॉल के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन कुछ कैमरे ऐसे थे जो सेमिनार हॉल की तरफ जाने वाले रास्तों पर लगे थे। इन कैमरों में कई लोग तीसरी मंजिल पर सेमिनार हॉल की तरफ जाने वाले कॉरिडोर में आते जाते नजर आए। कोलकाता पुलिस ने सबसे पहले उन्हीं से अपनी तफ्तीश शुरू की। पूछताछ में पता चला कि कैमरे में कैद एक शख्स के अलावा बाकी सभी अस्पताल के ही स्टाफ हैं, और वो इकलौता शख्स जो बाहरी था उसका नाम संजय रॉय है, कोलकाता पुलिस का एक सिविक वॉलंटियर। संजय रॉय बाद में अस्पताल के ही करीब पुलिस के एक बैरक में सोता मिला। बैरक से पुलिस ने उसके वो कपड़े बरामद किए जो वो धुल चुका था, लेकिन उसके जूते पर खून के कुछ निशान मिले। संजय रॉय के मोबाइल से जब मौके से मिले ब्लूटूथ नेकबैंड को कनेक्ट किया गया तो वो फौरन कनेक्ट हो गया। कोलकाता पुलिस को यकीन हो गया कि संजय रॉय ही कातिल है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एक ब्लूटूथ हेडसेट की मिसिंग ईयर प्लग कारण बनी संजय राय को पकड़ने का सबसे बड़ा वजह।
आखिर जिस रात संजय राय इसी बिल्डिंग, इमरजेंसी बिल्डिंग के चौथे माले पे जा रहा था, सीसीटीवी में उसको देखा गया। सीसीटीवी फुटेज में उसकी तस्वीर रिकॉर्ड हो चुकी थी और उस तस्वीर में उसके गले पे एक ब्लूटूथ का हेडसेट भी था, वायरलेस ब्लूटूथ का हेडसेट भी था। और उसी के बाद जब पुलिस ने सेमिनार हॉल में छानबीन की, वहां पे उन्हें मिला एक ब्लूटूथ के हेडफोन का ईयरपीस, एक मिसिंग लिंक। उसी लिंक को और सीसीटीवी फुटेज को इकट्ठा करके, स्कैन करके जब से कोलकाता पुलिस ने छानबीन की, तब देखा गया कि वही ईयरपीस जो है वो संजय राय के ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हुआ। उसी के बाद उसको अरेस्ट कर लिया गया कोलकाता पुलिस से। यानी पहले उसको देखा गया सीसीटीवी फुटेज में और उसके बाद वही ईयरपीस जो इमरजेंसी बिल्डिंग में पाया गया था, सेमिनार हॉल में पाया गया था, उसको कनेक्ट कर पाती थी कोलकाता पुलिस, जिसके बाद संजय राय को इस अपराध में अरेस्ट किया कोलकाता पुलिस ने। लेकिन उधर डॉक्टरों का आंदोलन अब जोर पकड़ता जा रहा था। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई। रिपोर्ट में मौत की वजह गला घोटना बताया गया। रेप या गैंगरेप की पुष्टि के लिए जूनियर डॉक्टर और संजय रॉय के डीएनए सैंपल भी फॉरेंसिक लैब भेज दिए गए। पर इसी बीच एक डॉक्टर ने बयान दिया कि जूनियर डॉक्टर के वेजाइना से 151 मिलीग्राम व्हाइट लिक्विड मिला है। उन्होंने दावा किया कि म्यूकस और 2-3 चीजों को छोड़ दें तो ज्यादातर लिक्विड सीमेन है। इतनी बड़ी मात्रा में सीमेन की मौजूदगी का हवाला देते हुए डॉक्टर ने यह दावा कर दिया कि मामला रेप का नहीं बल्कि गैंगरेप का है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि एक औसत भारतीय शख्स का सीमेन 5 मिलीग्राम के करीब होता है। इस हिसाब से अगर मान लें कि 151 मिलीग्राम में से 100 मिलीग्राम भी म्यूकस या बाकी चीजें हैं और बाकी 50 मिलीग्राम सीमेन, तो 5 ग्राम के औसत से क्या 10 लोगों ने गैंगरेप किया? और अगर 151 मिलीग्राम में से 100 मिलीग्राम सीमेन है तो क्या 20 लोगों ने गैंगरेप किया? ये जरूर बोलते एक आदमी का काम हो नहीं सकता, इसके और भी आदमी जुड़ा हुआ है। गैंग रेप होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। 151 grams of white thick basic fluid from the endocervical canal, जिसको वेजाइना के अंदर से वो लगता है कि वो सीमेन ही होगा। तो मैं हो सकता कि थोड़ा म्यूकस उसके साथ और 2-3 और चीज भी मिक्स्ड हो सकता है। नॉर्मल इंडियन आदमी का एक बार जो होता है वो 5 ग्राम्स तक होता है एवरेज। उसके ज्यादा होने से देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल मेन। इन डॉक्टर के इस बयान के बाद से ही गैंगरेप की थ्योरी हर तरफ घूमने लगी। फिर हुआ यूं कि कोलकाता पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद आनन फानन में जूनियर डॉक्टर का अंतिम संस्कार भी करवा दिया। घर वालों का इल्जाम है कि जिस शमशान में अंतिम संस्कार होना था वहां 3 अर्थियां पहले से थी। कायदे से पहले उनका अंतिम संस्कार होना था, लेकिन कोलकाता पुलिस के दबाव की वजह से पहले जूनियर डॉक्टर का ही अंतिम संस्कार करा दिया गया। कोलकाता पुलिस की इस जल्दबाजी ने भी जूनियर डॉक्टर की मौत की साजिश को और हवा दे दी। अंतिम संस्कार की जो बात आ रही है कि जबरन करवाया गया, क्या ऐसा है कि आप लोग नहीं चाहते थे तुरंत अंतिम संस्कार हो और करवा दिया गया? जो क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में, उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। क्यों, क्या वजह थी ऐसी? आप लोगों ने मना नहीं किया? आप लोग भी तो थे वहाँ पे। नहीं, इसमें तो क्या उस टाइम में तो हम लोग तो क्या बोले, हम लोग तो पूरा चूर हो गया। हम उसके लिए तो मेरा क्या बोलेंगे उसको। हालांकि कोलकाता पुलिस ने जल्दबाजी पर भी सफाई दी। पुलिस का कहना था कि चूंकि जूनियर डॉक्टर की मौत के बाद से ही आंदोलन जारी था, इसीलिए पुलिस ने कानून व्यवस्था को देखते हुए ऐसा किया। हालांकि तब इसके लिए माँ बाप से इजाजत दे दी गई थी। 12 बजे के बाद वो बॉडी आए थे। बॉडी के डिकम्पोज होने का बहुत चांस था, क्योंकि पोस्टमार्टम सचराचर 6 बजे करीब जितना पोस्टमार्टम होता है सब लोग आ जाते हैं, लेकिन ये 12 बजे के बाद काटा छेड़ा हुआ है। हम लोग का लोकल लड़की और डॉक्टर भी था, इसीलिए हम लोग उसको 2 बॉडी के पहले पुलिस भी था। इतना कंजेस्टेड एरिया हो गया था, पुलिस
आदमी से ज़्यादा पुलिस था, एमएलए भी था, काउंसलर भी था। तो जब हम रजिस्ट्री किया तो उसका मम्मी भी नहीं था उधर। मम्मी भी अगर बोलते जे हम लोग को लाइन में करो तो हम लोग लाइन में करते। लाइन में कुछ नहीं बोला था। और बॉडी पोस्टमार्टम हम लोग चाहते हैं जितना जल्दी हो जाए ऐसे ही, इसीलिए 2 बॉडी के पहले पुलिस भी बोला था हम लोग को बॉडी अभी मत करो, क्योंकि अभी हम लोगों का एक बॉडी आ रहा है। तो ठीक है, 2 बॉडी आया था, हम लोग बोला रुको, हम लोग को एक बॉडी है, हम लोग को लोकल एक बॉडी है, ऐसा आदमी है। तो वो लोग मान लिया। ये भी उसको मामा पापा भी कुछ नहीं बोला है। तो हम लोग थोड़ा पहले उसको सहानुभूति के लिए उसको पहले थोड़ा छोड़ दिया। कोलकाता पुलिस की जांच पर इसलिए भी उंगली उठी क्योंकि संजय रॉय की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एक तरह से केस को सुलझाने का दावा करते हुए केस क्लोज करने का लगभग मन बना लिया था, जबकि लोगों को ऐसा लगा कि ऐसा कर पुलिस आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल समेत बड़े लोगों की गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रही है। इस बीच आरजी कर अस्पताल के कुछ पुराने मामले भी सोशल मीडिया पर तैरने लगे, जिनमें 2003 का सौमित्र विश्वास खुदकुशी केस भी शामिल है। इल्जाम लगे कि सौमित्र की भी हत्या हुई थी और यह हत्या अस्पताल के अंदर चल रहे सेक्स और पोर्नोग्राफी रैकेट को दबाने के लिए की गई थी। इस बीच बीजेपी के एक सांसद ने आरजी कर अस्पताल में मानव अंगों की तस्करी का मुद्दा उठाकर एक नई थ्योरी उछाल दी। अब इन अनगिनत थ्योरी के बीच बात सीबीआई की जांच की, तो सीबीआई के सामने जो सबसे अहम सवाल इस वक्त है, जिनका जवाब उसे ढूंढना है, वो ये है, क्या जूनियर डॉक्टर का कत्ल अकेले संजय रॉय ने किया? क्या इस कत्ल के पीछे मकसद रेप था? क्या विरोध करने पर संजय रॉय ने उसका गला घोंटा? क्या जूनियर डॉक्टर के जिस्म पर तमाम जख्म विरोध के दौरान हुई गुत्थम गुत्थी के दौरान आए? और क्या ये कत्ल सेमिनार हॉल के अंदर ही हुआ? सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी कैमरे के फुटेज ने इनमें से कई सवालों के जवाब दे दिए हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी ढूंढे जा रहे हैं। जैसे लाश सुबह 6 बजे देखी गई, फिर अगले 3 घंटे तक पुलिस को खबर क्यों नहीं दी गई? लाश मिलने के करीब 5 घंटे बाद घर वालों को खबर क्यों दी गई? घर वालों को खुदकुशी की बात क्यों कही गई? लाश की खबर सुबह 7 बजे मिलने के बाद अगले 2 घंटे तक, यानी सुबह 9 बजे तक आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने क्या क्या किया, किस किस से बात की? शुरुआत में कोलकाता पुलिस के बुलाने के बावजूद प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पुलिस के पास क्यों नहीं गए? तीसरी मंजिल पर ही सेमिनार हॉल के करीब अचानक कंस्ट्रक्शन का काम क्यों और किसके कहने पर शुरू हुआ? जब जूनियर डॉक्टर के जिस्म पर चेहरे से लेकर पैर तक जख्मों के निशान थे, जिस्म के निचले हिस्से से कपड़े गायब थे, तो फिर शुरुआत में कोलकाता पुलिस ने किसके कहने पर अननेचुरल डेथ यानी अस्वाभाविक मौत का केस दर्ज किया, जबकि लाश को देखकर कोई भी ये बता सकता था कि मामला रेप और कत्ल का है। कोलकाता हाई कोर्ट तक ने इस बात पर कोलकाता पुलिस को जमकर डांटा था। जिस अस्पताल के अंदर जूनियर डॉक्टर का कत्ल हुआ, उसी अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम क्यों कराया गया और किसके कहने पर कराया गया? फिलहाल आरजी कर रेप और मर्डर केस सीबीआई के अधीन है। सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है इस पूरे केस का, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को इंटरोगेट किया जा रहा है वो आरजी कर के पुराने प्रिंसिपल संदीप घोष को किया जा रहा है। आज लगातार 4थी बार उनसे इंटरोगेशन की गई और उनसे कई घंटों तक सवाल किए गए। एक लंबा मैराथन क्वेश्चनिंग जो है वो सीबीआई कर रही है इस पर्टिकुलर इंसान को लेके, जिसकी रोल को बहुत माइन्यूटली देख रही है सीबीआई। सीबीआई का सबसे बड़ा सवाल यही बन रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कोलकाता पुलिस को एक सुमोटो एफआईआर करना हुआ इस मर्डर रेप केस में। कोलकाता पुलिस से पहले क्यों प्रिंसिपल और जो यहाँ के दूसरे अथॉरिटीज हैं उन्होंने एक पुलिस कंप्लेन नहीं की, ये शायद सबसे बड़ा सवाल है। इसी के बीच जो खबरें आ रही है सीबीआई के सूत्रों से कि संदीप घोष की भी पॉलीग्राफ टेस्ट की जाएगी और उसी के बाद शायद इसी को कोरॉबरेट किया जाएगा कि जो वो कहते आ रहे हैं पिछले 4 दिनों से लगातार, क्या वो सही है या फिर गलत। सूर्य अग्नि रॉय के साथ राजेश साहा, कोलकाता आज। फॉरेंसिक रिपोर्ट कोलकाता के ही एक फॉरेंसिक लैब से आने वाली है। अगर सीबीआई को जरा सा भी शक हो कि फॉरेंसिक रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की गई है, तो सीबीआई डीएनए सैंपल के जरिए किसी और फॉरेंसिक लैब से इसकी टेस्ट करा सकती है। ठीक इसी तरह अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सीबीआई को शक हो
तो सीबीआई दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच कर सकती है, क्योंकि यह पोस्टमार्टम इन कैमरा हुआ है। इन सवालों के जवाब जानने के लिए सीबीआई अब तक करीब 20 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन आरोपी संजय रॉय के अलावा जिस शख्स से सबसे ज्यादा बात और सबसे लंबी पूछताछ हो रही है वो उसी आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष है। दरअसल डॉक्टर संदीप घोष अपने आप में एक संदिग्ध कैरेक्टर है। सत्ता और स्वास्थ्य मंत्रालय में उनकी अच्छी खासी पैठ है, इतनी जबरदस्त पैठ कि जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल को चुनने के लिए इंटरव्यू हो रहा था तब उस इंटरव्यू में ये 16वें नंबर पर रहे थे, पर इसके बावजूद इन्हें प्रिंसिपल बना दिया गया। 2 मौके ऐसे आए जब इन्हें आरजीकर अस्पताल से ट्रांसफर भी कर दिया गया, लेकिन ट्रांसफर ऑर्डर निकलने के बावजूद दोनों बार न सिर्फ उन्होंने उस ऑर्डर को रुकवा दिया बल्कि इसी आरजीकर अस्पताल में डटे रहे। इनके ऊपर अस्पताल के वेस्ट मटेरियल टेंडर से लेकर पार्किंग के टेंडर तक को लेकर घूस लेने के इल्जाम लगते रहे। कहते हैं कि अस्पताल परिसर में सुरक्षा गार्ड से घिरे रहते हैं। जूनियर डॉक्टर की मौत के बाद से इन पर और भी अब तरह तरह के इल्जाम लग रहे हैं। खबर तो ये भी है कि वो सीबीआई को भी पूछताछ में गुमराह कर रहे हैं। इसीलिए सीबीआई अदालत से इजाजत लेकर प्रिंसिपल साहब का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की भी सोच रही है। संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत पहले ही अदालत से मिल चुकी है। कोलकाता कांड की जांच में सीबीआई की टीम साइंटिफिक तरीके का इस्तेमाल भी कर रही है। पहले आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट कराया गया और उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश की गई। अब सीबीआई की टीम उसका पॉलीग्राफी टेस्ट भी करवाने जा रही है। पॉलीग्राफी टेस्ट को लाई डिटेक्टर भी कहा जाता है। इस टेस्ट के जरिए किसी भी शख्स का झूठ पकड़ा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक संजय रॉय कहीं न कहीं कुछ न कुछ छुपाता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा सीबीआई को लगता है। इस वजह से सीबीआई अब ये टेस्ट करवाने की तैयारी में है। जिस जूनियर डॉक्टर की मौत को लेकर पूरे देश के डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं, उसकी मौत के सच से फॉरेंसिक रिपोर्ट बड़ी आसानी से पर्दा हटा सकती है। इस फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये पता चल सकता है कि जूनियर डॉक्टर के साथ रेप हुआ था या फिर गैंग रेप। अगर रिपोर्ट रेप की तरफ इशारा करती है तो फिर संजय रॉय की सूरत में ये केस उसी पर जाकर खत्म हो जाएगी, और अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट जूनियर डॉक्टर की मौत को गैंग रेप बताती है तो फिर साजिश की कुछ और ही कहानी बेपर्दा हो सकती है। इसीलिए जरूरी है कि सोशल मीडिया पर तैर रहे दर्जनों थ्योरी को किनारे रखते हुए फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। सूर्य अग्नि रॉय के साथ राजेश साहा, कोलकाता, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।